जी, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसमें भी जो है वो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट में यही कहा हुआ है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बनाएं और उन ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट्स शो करें जो यहाँ पर दी हुई है सवाल में। तो सबसे पहले आप देखें, फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है इसमें लिखा हुआ है मिस्टर फिरोज़ स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स ₹20,000, बिल्डिंग है जी 50,000 रुपये की एंड कैश इज़ 55,000, 55,000 रुपये से कैश दिया हुआ है। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन 1, उसमें सिर्फ उसने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया था। यहाँ पर वो जो है ना वो कैश के साथ साथ कह रहा है 20,000 रुपये की गुड्स भी लेकर आया और मिस्टर फिरोज़ जो है वो 50,000 रुपये की बिल्डिंग भी जो है वो बिज़नेस में लेकर आ रहा है, यानी कि बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 50,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लोगों ने करना क्या है, मैंने आपको बताया था हर वो चीज़ जिससे बिज़नेस को बेनिफिट होता है वो एसेट होती है। तो यहाँ पर 3 एसेट्स दिए हुए हैं जिनमें एक जो है वो कैश का एसेट आ गया, सेकंड जो है वो यहाँ पर बिल्डिंग है, गुड्स है, चलें गुड्स को लिख लें, और नंबर 3 पर जो है वो बिल्डिंग दी हुई है। तो इन तीनों चीज़ों से चूंकि बिज़नेस को बेनिफिट होगा इसलिए तीनों जो है बिज़नेस का एसेट हैं। क्वेश्चन में जो इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो एज इट इज़ लिख लें। कैश जो है वो 55,000 रुपये से दिया हुआ, गुड्स को अगर देखें तो वो 20,000 रुपये की हैं और बिल्डिंग जो है वो 50,000 रुपये से है। अब ये तीनों चीज़ें जो होंगे ऑनर की तरफ से आ रही हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि इन तीनों का जो टोटल होगा वो कैपिटल की अमाउंट होगी। यानी कि कैपिटल के वाले से पहले भी बता चुका हूँ कि वो पैसे जो ऑनर बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है, वो सरमाया जो ऑनर की तरफ से बिज़नेस में आता है उसको आप कैपिटल का नाम देते हो। तो आपने इन तीनों को जो है वो ऐड कर लेना। अब यहाँ पर अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 50 + 20 70,000, इसमें आप ऐड करते हो 55,000 को, तो ऑनर का जो टोटल कैपिटल होगा, फिरोज़ के जो टोटल पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट हुए हैं वो 1,25,000 रुपये हुए हैं, जिनमें से 55,000 रुपये वो कैश की फॉर्म में लाया, 20,000 रुपये की उसने गुड्स ली हैं और 50,000 रुपये की बिल्डिंग है। अगली जो ट्रांजैक्शन है उसमें नंबर 2 पर लिखा हुआ परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹15,000। ये जो ऑन अकाउंट का वर्ड है ना इसको आप अंडरलाइन करेंगे। ऑन अकाउंट का जो वर्ड है वो उधार को शो करेगा। कभी लिखा होगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट और कभी दिया होगा परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, तो दोनों का मतलब भी जो है वो उधार होता है। यानी कि गुड्स खरीदी जा रही हैं ऑन अकाउंट मतलब कि उधार पर, और कितने की गुड्स खरीदी जा रही हैं यहाँ पर 15,000 रुपये की। तो आपने करना क्या, अब यहाँ पे 15,000 रुपये की जब गुड्स बिजनेस के लिए ख़रीदी जाएंगी तो हमारे पास आ रही होंगी, हमने क्या करना है ख़रीदने की सूरत में, पहले की 20,000 रुपये की पड़ी हुई हैं, मज़ीद 15,000 की आपके पास भी और गुड्स आ रही हैं। तो टोटल जब आप यहाँ पर करते हो तो गुड्स की जो टोटल वैल्यू आ रही होगी वो 35,000 से आ रही होगी। लेकिन इसके साथ साथ उसने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हमने चीज़ें उधार पर ख़रीदी हैं, कैश पर नहीं ली। पिछले क्वेश्चन में क्या था, चीज़ें हम खरीद रहे थे कैश पर, तो अगर 15,000 रुपये की चीज़ें आपने खरीदी हो कैश पर, गुड्स आपकी इंक्रीज़ हो जाएंगी, इधर से आपका कैश 15,000 से कम हो जाएगा। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में जो उसने कहा, ये उसने कहा जी उधार पर आपने लिए हैं, तो इट मीन्स के 15,000 रुपये आपने देना है। ठीक है, अकाउंटिंग के हवाले से मैंने 2 टर्म्स आपको बताई थी। एक टर्म का नाम था अकाउंट पेएबल और एक का नाम था अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट पेएबल हम उनको कहते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल हम उनको कहते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। ये मैंने आपको जब टर्म्स बता रहा था उस टाइम पर समझाया था दोनों के बारे में। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल का दूसरा नाम क्रेडिटर्स है और अकाउंट रिसीवेबल का जो अदर नेम है वो डेटर है। तो जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, जिनको पैसे देने होते हैं उनको अकाउंट पेएबल बोलते हैं। अकाउंट रिसीवेबल जिनसे पैसे लेने होते हैं उनसे हमें चूंकि फ्यूचर में फ़ायदा हो रहा होता है इसलिए वो हमारे एसेट होंगे, और अकाउंट पेएबल जिनको हमने पैसे देने हैं वो हमारी मुस्तकबिल की ज़िम्मेदारी है इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी होगी, हमारा बर्डन होगा। तो अकाउंट पेएबल यहाँ पर जो है वो हम लोग लिखेंगे क्योंकि 15,000 रुपये की चीज़ें हमने ख़रीदी हैं, पैसे नहीं दिए बल्कि पैसे देने हैं, तो इट मीन्स कि हमारी जो जिम्मेदारी है ना वो इंक्रीज़ हो रही होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही होगी। आपने क्या करना है, लाइबिलिटीज़ के नीचे छोटा सा आपने अकाउंट्स पेएबल का हेड डालना है, और उसके बाद आपने जितने से लाइबिलिटी बढ़ रही है, जिम्मेदारी इंक्रीज़ हो रही है, वो आपने यहाँ पर शो कर देनी है। यानी 15,000 रुपये की चीज़ें ख़रीदी हैं और 15,000 रुपये हमने उधार किया है, पैसे देने हैं, तो पैसे देने की ज़रूरत में लायबिलिटी के लिए प्लस का सिंबल शो करेंगे। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी दोनों साइड्स का टोटल करना है। इधर 55,000, इसका टोटल किया था 35,000, बिल्डिंग जो है वो 50,000 से आ रही है, अकाउंट्स पेएबल जी 15,000 रुपये से होंगे और कैपिटल 1,25,000 रुपये से आएगा। अगली जो ट्रांजैक्शन है वो भी इसी तरह की है लेकिन रिवर्स ट्रीटमेंट के साथ। इसमें लिखा हुआ जी सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000, 20,000 रुपये की जो है वो चीज़ें उधार पर बेच रहे हैं।
तो उधार पर जब चीज़ें बेचेंगे तो सीधी सी बात है, गुड्स तो आपके पास से आउट हो रही होंगी। सोल्ड गुड्स का वर्ड जब भी आएगा, परचेज गुड्स में चीज़ें इंक्रीज़ हो रही होती हैं, सोल्ड गुड्स की सिचुएशन में गुड्स जो है वो आपके पास से आउट हो रही होती हैं। तो 20,000 की गुड्स जो है वो सेल हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर उसने ये कैश का वर्ड नहीं यूज़ किया, बल्कि ऑन अकाउंट का ही वर्ड आ रहा है। तो ऑन अकाउंट का मतलब उधार होता है, इसका मतलब है चीज़ें बेची हैं लेकिन पैसे हमें नहीं मिले कस्टमर से, तो पैसे हमने लेने हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर फिर ये सेकंड वाली टर्म यहाँ पर यूज़ हो रही होगी, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं उनको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं या डेटर कहते हैं। और चूंकि उनसे फ्यूचर में पैसे मिलने हैं और वो चीज़ हमें बेनिफिट दे रही होगी, वो पेमेंट जो हमें उनसे रिसीव होगी फ्यूचर में, इसलिए वो हमारा एसेट है। तो आपने करना क्या, यहाँ पर ये जो एसेट का हेड आपने ऊपर हेडिंग दी हुई है, इस हेडिंग के नीचे आपने डेटर्स का वर्ड लिख लेना है, या डेटर्स लिख सकते हैं या आप यहाँ पे इसकी जगह पर अकाउंट रिसीवेबल लिख सकते हैं। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो दोनों सूरतों में एक ही बात है, गलत नहीं होगा, चाहे डेटर लिख लें चाहे अकाउंट रिसीवेबल लिख लें, कोई फ़र्क इधर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर चीज़ें 20,000 रुपये की बेची हैं उधार पर, तो इसका मतलब 20,000 रुपया लेना है। तो जिनसे पैसे लेने हैं उनको आप अकाउंट रिसीवेबल कह रहे हो, और यहाँ पर 20,000 रुपये से आप क्या करोगे, उनका एक छोटा सा अकाउंट बनाकर 20,000 उनके अकाउंट में प्लस के साथ शो करेंगे, जो कि पैसे लेने को शो करेगा। अब यहाँ पर जब ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट होगी, इस साइड पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि लायबिलिटीज़ में हम उस अमाउंट को लिखते हैं जो हमने देनी होती है। इस ट्रांजैक्शन में पैसे लेने हैं, इसलिए रिसीवेबल में लिखेंगे, पेएबल में नहीं लिखेंगे, और कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन एंड होने के बाद टोटल कर लेना दोनों साइड्स का। और यहाँ पर भी कैश को अगर देखें तो ये 55,000 से आ जाएगा। इसमें से जब आप लेस करते हो, 35,000 रुपये की गुड्स थी, 20,000 रुपये की गुड्स जो है वो आउट हो गई हुई हैं, सेल हो गई हुई हैं। बाकी जो गुड्स अवेलेबल हैं बिज़नेस में वो 15,000 रुपये की हैं। बिल्डिंग जो है वो 50,000 रुपये से एज इट इज़ शो हो जाएगी, और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 20,000 रुपये के शो होंगे। नेक्स्ट जो है वो ट्रांजेक्शन देखिएगा जी, लिखा हुआ कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 10,000 रुपया जो है ना बैंक में जमा करवाया। बिज़नेस में लाजमी बात है बैंक अकाउंट ओपन किए जाते हैं, तो ताकि जो है वो पैसे सेव भी रहें, और दूसरी बात ये है कि इसके और भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं बैंक अकाउंट ओपन करवाने के। तो उसने कहा जी पेड कैश कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड का जो वर्ड है वो जमा करवाने को बोला जाएगा, इसका जो मीनिंग है वो जमा करवाना होता है। तो 10,000 रुपया जो है वो बैंक में जमा करवाया। इसका मतलब है जब हम बैंक में पैसे जमा करवाएंगे तो बैंक से हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा, फ्यूचर में बैंक अकाउंट हमें फ़ायदा देगा। तो आप क्या करोगे, एसेट के हेड के अंदर एक और हेड इंक्रीज़ करोगे बैंक के नाम से, ठीक है। इसमें आपने करना क्या, अब क्वेश्चन के अंदर लिखा ये हुआ है कि 10,000 बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहे हैं, और किस फॉर्म में हो रहे हैं, कैश की फॉर्म में। तो हमारे पास जो इस टाइम पर अवेलेबल कैश है वो 55,000 रुपया पड़ा हुआ है। यहाँ से 10,000 रुपया जो है वो आपने निकाल देना है, आउट कर देना है, और वो जो 10,000 होगा वो बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो बैंक के अंदर जो है वो बैंक के कॉलम के नीचे जो है वो आपने प्लस का सिंबल लगाना है, और कैश जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होगा तो यहाँ से आप इसको माइनस कर देंगे। तो ये जो है वो जब ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपने जो है वो टोटल कर लेना है। बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये शो हो रहे हैं, कैश से निकाले थे, बैंक में जमा करवाए थे, बकाया जो कैश रह जाएगा वो 45,000 रुपये का। इधर जो है वो 15,000 रुपये की गुड्स एज इट इज़ आ जाएंगी। बिल्डिंग की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आई, जिनसे पैसे लेने हैं उनको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, वो वैसे ही लिख देंगे। और इधर भी जो है वो टोटल एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद जी सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, इधर लिखा हुआ है पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स ₹10,000। 10,000 रुपया पे कर रहे हैं। पेड का वर्ड आ रहा होगा तो इट मीन्स के कैश जो है वो जा रहा होगा। अगर रिसीव का वर्ड आएगा तो प्लस करेंगे, पेड का वर्ड आएगा तो कैश पे कर रहे होंगे, यानी कि लेस करना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये जो बात है इसमें क्या लिखा हुआ है इस ट्रांजैक्शन के अंदर कि कैश जो आप पे कर रहे हो किसको कर रहे हो, सप्लायर ऑफ गुड्स को। सप्लायर ऑफ गुड्स का मतलब क्या कि जिसने हमें गुड्स सप्लाई की थी। तो आपने जो है वो ऊपर सेकंड जो ट्रांजैक्शन थी उसको पढ़ा था और उसका ट्रीटमेंट किया था। उसमें क्या लिखा हुआ था कि जी 15,000 रुपये की गुड्स परचेज़ की हैं क्रेडिट पर। तो यहाँ पर जब हमने ट्रीटमेंट किया था तो गुड्स को जो है 15,000 से आपने इंक्रीज़ किया था, और साथ ही अकाउंट्स पेएबल को भी आपने 15,000 से, यानी जो लाइबिलिटी है वो भी 15,000 से आपने इंक्रीज़ की थी। इसका मतलब क्या था कि चीज़ें हमने खरीदी हैं और 15,000 रुपया हमने देना है, ठीक है। तो इसमें जो है वो अब इस ट्रांजैक्शन पर जब आप आते हो तो इसमें क्या लिखा हुआ है,
कि आप कैश जो है वो 10,000 पे कर रहे हो सप्लायर ऑफ गुड्स को, यानी जिससे चीज़ें खरीदी थी, तो आपने एक तरफ से कैश लेस कर देना है और दूसरी तरफ जो अकाउंट्स पेएबल है इसमें से जो है वो 10,000 लेस कर देना, यानी लाइबिलिटी जो है वो 10,000 रुपये से कम हो जाएगी। जितने रुपए हम दे देंगे उतने से आपने लाइबिलिटी को कम कर देना है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपने जो है दोबारा से इसका रीटोटल करना है। अब रीटोटल में अगर देखा जाए तो 10,000 जो है वो बैंक में शो होगा, कैश जो रिमेनिंग रह जाएगा वो 35,000 रुपये से, गुड्स 15,000 रुपये की एज इट इज़ आ जाएगी, बिल्डिंग और अकाउंट पेएबल की वैल्यू वैसे ही लिखेंगे। अकाउंट पेएबल के अंदर उस अमाउंट को लिखते हैं जो हमने पे करनी होती है। तो जब हमने चीज़ें खरीदी थी, ये बेसिकली सप्लायर ऑफ गुड्स से खरीदी थी और उसको ही 15,000 देना था, उसमें से हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो बाकी जो कैश रह जाएगा, जो पेएबल अमाउंट रह जाएगी वो 5,000 रुपये से रह जाएगी और इधर कैपिटल को एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। उसके बाद जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, लिखा हुआ जी पेड टेलीफोन बिल ऑफ ₹2,000 बाय चेक। 2,000 रुपया जो है वो बिल का पे किया जा रहा है चेक के थ्रू। अब आप जिस तरह के मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि टेलीफोन बिल जो है वो एक्सपेंस है, तो 2,000 रुपया यहाँ पर आपने पे करना है बाय चेक। अगर लिखा हो फॉर कैश, जिस तरह के क्वेश्चन 1 में सैलरी पे कर रहे थे तो हमने कैश को कम कर दिया था, लेकिन अगर चेक का वर्ड आ जाए तो इट मीन्स कि पेमेंट करते हुए चेक दिया गया, आपने बैंक अकाउंट को कम कर देना। तो 2,000 रुपया पे कर रहे हैं टेलीफोन बिल का चेक के थ्रू, तो चेक का ताल्लुक बैंक के साथ है, लिहाजा 2,000 रुपये से बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। और टेलीफोन बिल जो है वो क्या, क्वेश्चन 1 में बताया था हमारा एक्सपेंस है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उनसे कैपिटल जो है वो कम हो रहा होता है, उससे कैपिटल में डिक्रीज आ रही होती है। तो 2,000 रुपये इधर से कम करना है और 2,000 रुपये से ऑनर के कैपिटल को कम करना है और उसके बाद आपने जो है वो इस पूरी ट्रांजैक्शन को दोबारा से रीटोटल कर लेना। इधर जब हम बैंक की रिमेनिंग अमाउंट देखते हैं बैलेंस में, तो 8,000 रुपया बैंक अकाउंट में बाकी रह गया। इधर जो है वो 35,000 रुपया कैश एज इट इज शो होगा, गुड्स जो है वो 15,000 रुपये की आएंगी, बिल्डिंग एज इट इज़ 50,000 से, रिसीवेबल 20,000 रुपये के, अकाउंट्स पेएबल 5,000 रुपये से आएंगे और कैपिटल में 1,25 था, 2,000 रुपया पे कर दिया, एक्सपेंस की वजह से कम हो गया, तो बाकी जो कैपिटल रह जाएगा वो 1,23,000 रुपये का रह जाएगा। इन दी एंड आपने क्या करना है, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएंगी सारी, तो इनके दरमियान प्लस का सिंबल लगाएंगे। ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आप टोटल करेंगे और राइट हैंड साइड का अलग से टोटल करेंगे। तो राइट साइड जो है वो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल की जो साइड है इसका टोटल बनता है जी 1,28,000। और जब आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड अप करते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 8,000 बैंक के हैं, प्लस 35,000 प्लस 15,000 है, प्लस 50,000 और लास्ट में जो है वो 20,000 जो रिसीवेबल के हैं, इनको ऐड करने के बाद भी इन सब का जो टोटल आता है वो 1,28,000 आता है, विच इज़ इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। तो ये दोनों साइड जो आपस में अगर इक्वल आ रही हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये आज का था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है, इसमें ज़्यादातर ट्रांजैक्शन यही वाली होंगी, लेकिन उसके साथ कुछ नए पॉइंट्स भी आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो आज हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 3 होगा, जो कि हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।